माउंटबेटन ने भारत आते ही सबको चिट्ठियाँ लिखी बड़े बड़े नेताओं को मिलने के लिए। तो गांधी को जो चिट्ठी लिखी, गांधी उसका जवाब देते हैं कि साहब आपने जो इतना काइंड इनविटेशन मुझे दिया है इसे मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। और उसके बाद जाके माउंटबेटन से मिलते हैं। पहली मीटिंग में वो कहते हैं कि आप इंटरिम सरकार दोबारा बना दो और जिन्ना को इसका प्राइम मिनिस्टर बना दो, और चाहे कांग्रेस और माइनॉरिटीज़ के जिन्ना मिनिस्टर बनाए या ना बनाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे तो सारे मुस्लिम लीग के मिनिस्टर बना दो। गांधी ने माउंटबेटन को, जो कि अंग्रेजों का भारत में आखिरी प्रतिनिधि था, उन अंग्रेजों का जिन्होंने 170 साल तक भारत को लूटा था, उनके आखिरी प्रतिनिधि को इन्होंने अपना पहला गवर्नर जनरल क्यों बनाया। নমস্কার, খোঁজ টোয়েন্টি ফোরে আপনাদের স্বাগত। এর আগের এপিসোডে আপনারা দেখেছেন সুভাষ চন্দ্র বোসকে নিয়ে নানা রকম তথ্য। আচ্ছা, সুভাষ চন্দ্র বোসের সাথে গান্ধীজির সম্পর্কটি কেমন ছিল, অনেক কিছুই কথা আমরা শুনতে পাই। আজকে শুনবো নেতাজির রিসার্চার অনুজ ধরের মুখে যে গান্ধীজি এবং সুভাষের কিরকম সম্পর্ক ছিল। চলুন শুনি। देखिए, गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के जो रिश्ते थे ना, उनके बारे में एक तो बहुत सा भ्रांतियाँ और बहुत सा मिसकंसेप्शन फैलाया गया, और ये फैलाने में सबसे आगे बंगाली हैं। वो झूठी खबरें फ्लोट करते हैं कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के उनके बड़े भक्त थे एंड ऑल दैट थिंग। और वो एक बेसिक कॉमन सेंस वो समझते नहीं कि नेताजी जो थे वो उनकी महात्मा गांधी से कभी नहीं बनी है, पहले दिन से उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया, नंबर 1। लेकिन नेताजी और गांधी जी सभी लोग सिविल लोग होते हैं, और आपस में जब आप किसी से मिलते हैं तो आप एक शिष्टाचार के तौर पे उनसे ढंग से बातें करेंगे। महात्मा गांधी सुभाष बोस के पिताजी के बराबर में थे, तो ऑब्वियसली जब उनसे बातचीत करेंगे तो गाली गलौज तो नहीं देंगे ना, तमीज से बात करेंगे। मोदी जी की भी तो आंकड़ा बहुत खराब है डिग्गी राजा के साथ में, लेकिन जब मोदी जी डिग्गी राजा से मिलते हैं तो गाली थोड़ी देते हैं। सुभाष बोस की जो गांधी जी के बारे में जो असली व्यू है वो एक लेटर में है। वो लेटर इतिहासकार जानबूझ करके कोट नहीं करते, क्योंकि उनके कहानी फिट नहीं आता। जब 1941 में नेताजी यहाँ से निकल गए थे, उनको निकाला गया कांग्रेस से, और वो बहुत रुष्ट थे। उनके पर्सनल दोस्त दिलीप कुमार रॉय ने लिखा कि उनकी बहुत इंसल्ट हुई थी और बहुत नाराज़ थे। फिर उसी दौरान में उन्होंने अपने भाई को चिट्ठी लिखी, शरद चंद्र बोस को, नेताजी ने प्राइवेट चिट्ठी। उसमें लिखा कि ये जो भारत देश अगर गांधी के रास्ते पे चलेगा तो गड्ढे में जाएगा। ये साफ सुभाष बोस ने, अभी गड्ढे में जाएंगे इसके गांधी के रास्ते पे चलोगे आप लोग। और उसके बाद में जब ये जर्मनी पहुंच जाते हैं तो जर्मनी में नेताजी ने रासबिहारी बोस को चिट्ठी लिखी। वो उस चिट्ठी में नेताजी का जो व्यू है गांधी के बारे में बड़ा सिंपल स्ट्रेट इंग्लिश में उन्होंने मेंशन किया। और क्योंकि वो इनके लोगों के खासकर जो बंगाली इतिहासकारों के में फिट नहीं आता तो इसको कोट नहीं करते हैं। तो साफ उसमें मेंशन उन्होंने किया चिट्ठी में कि मैं गांधी को हरा चुका हूँ 2-3 बार, और ये कभी हमको सपोर्ट नहीं करेगा, और मैं उनकी वीकनेस को जानता हूँ, स्ट्रेंथ को जानता हूँ। और ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात उसमें लेटर में लिखी कि मतलब एज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल मैनूवर वर्ड यूज़ किया। कभी कभी इनकी तारीफ करना ठीक है, एज अ पॉलिटिकल मैनूवर। तो ये जिस चीज़ का आप तिल का ताड़ बना रहे हैं कि उन्होंने फादर ऑफ नेशन कहा था उनको, वो एक पॉलिटिकल मैनूवर था। मोदी जी भी तो पॉलिटिकल मैनूवर करते हैं। लालू प्रसाद जी के और रामविलास पासवान जी के क्या संबंध थे आपस में, सबको पता है। लेकिन जब आपस में शिष्टाचार की बात आती थी, घर में शादी ब्याह होता था, तो एक दूसरे को बुलाते थे ना, हाथ जोड़ते थे। तो उसका मतलब उनके राजनीतिक चीज़ें खत्म हो गई क्या? मोदी जी के क्या मतलब कि मोदी जी का दिग्गी राजा के आपस में कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं सबको पता है, लेकिन मिलते तो नमस्ते करते हैं। तो वो जो वहाँ से बोला गया है फादर ऑफ नेशन, उसको आज की भाषा में जुमला कहते हैं। वो जुमला दिया था उन्होंने, बस क्या बोलेंगे, बापू है, बापू को क्या बोलेंगे अंग्रेजी के, फादर ऑफ नेशन बोल दिया। इस पूरे केस में जो आपने मुझसे पूछा, जी नेताजी वाला केस क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, सॉल्व इसमें नहीं हो रहा कि इसके अंदर बहुत सी इंस्पायर्ड पार्टीज हैं जिनकी उसमें अपने इंटरेस्ट है। जैसे सुगौतो बोस है, सुगौतो बोस का अपना इंटरेस्ट है कि वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, तो वो अपने सपोर्ट की वजह से वो उल्टी सीधी बातें बीच में पब्लिक में फ्लोट कर देते हैं। पब्लिक कंफ्यूज होगी कि साहब, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि चंद्र कुमार बोस कौन है, सुगौतो बोस कौन है, ये फिनी कौन है, ये कौन है, क्योंकि इसमें 50,000 इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इनकी वजह से अलग अलग जो इंस्पायर्ड पार्टीज आ गई हैं इस केस में, वो अपने स्वार्थ के लिए गलत बातों को फ्लोट करती हैं। उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो गया, और कन्फ्यूजन से हटने का एक ही तरीका है कि आप डिटेल में केस को समझें।
अब अनफॉर्चुनेटली मीडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं खुद मीडिया में रह चुकी, मीडिया का जो फॉर्मेट जिसमें काम करता है कि मीडिया में किसी को समय नहीं है हर एक चीज़ का जवाब वो एक बाइट में मांगते हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक बाइट में नहीं समझा सकते। অনেক সরকার এসছে স্বাধীনতার পর, কিন্তু সেরকম ভাবে কেউ নেতাজির উপর আলোকপাত করেনি যেটা বর্তমান সরকার করেছে। ইন্ডিয়া গেটের সামনে একটি নেতাজির মূর্তি ভাবা যায়, যোগ্য সম্মান পেয়েছে। লালকেল্লাতে একটা আস্ত আর্কাইভ করে দিয়েছে। যারাই যাবেন दिल्ली অন্তপক্ষে এই দুটো জায়গা যাবেনই। देखिए पहले एक तो आपका मोटा मोटा मैं आपको 2 चीज़ समझाता हूँ जो मेरा मैं आपको असेसमेंट दे रहा हूँ। पहला असेसमेंट ये है कि मोदी जी पे ये इशू हमने मतलब मैं और नेताजी के परिवार चंद्रा कुमार बोस हम जब इकट्ठे हम काम किया करते थे, तो मुझे पहली बार मुझे खबर लगी थी गुजरात के एक चीफ सेक्रेटरी थे AR बनर्जी साहब, केशुभाई पटेल के, तो मैं उनको जानता था। तो केशुभाई पटेल जी के जो चीफ सेक्रेटरी बनर्जी साहब थे उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे बताया आज से 20 साल पहले कि नरेंद्र मोदी जी को पब्लिकली जो मर्जी बोले, प्राइवेटली उनको स्वामी विवेकानंद में नेताजी की बहुत श्रद्धा करते हैं। तब मैंने फिर हम जब परिवार के लोगों से हम लोग मिले हैं 2012 में, हमारी स्ट्रैटेजी बननी शुरू हुई मेरी किताब आने के बाद में, तब उनको मैंने बताया देखिए इस नेताजी वाले केस को वही खोलेगा जो कांग्रेस पार्टी से कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली बीजेपी के बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी से कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक आदमी है जो कोएग्जिस्ट नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस ने इसको मारने में कसर छोड़ी नहीं है, इनको पूरा फंसाया। गुजरात के जो भी कुछ घटनाएं घटी हैं इसको उन्होंने फंसाने में पूरी कोशिश की थी। तो मोदी जी कभी इनके साथ में कांग्रेस को नहीं बख्शेंगे, तो आप इनको अप्रोच करो। तो फैमिली वाले तो सारे वही आधे कम्युनिस्ट आधे कांग्रेस पार्टी वाले थे, तो उन्होंने मेरा बोला नहीं हमें पसंद नहीं है मोदी एंड ऑल दैट थिंग। एनी हो इन्होंने उस टाइम तो बाद में लेकिन वो एग्री किया, और उसमें फिर मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी गई जो मैंने और चंद्रचूड़ ने ड्राफ्ट की थी, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके हम इकट्ठे काम कर रहे थे। तो उसमें चंद्रा दा जब मिले हैं इनसे, चंद्रा कुमार बोस, मोदी जी, इट्स सो हैपेंड कि 2013 में वो कलकत्ता में आए थे, गुजरात के CM थे, तब भी वो बहुत बड़े आदमी, तब भी वो सुपरस्टार थे इंडियन पॉलिटिक्स के। तो उनको उन्होंने आधा घंटा 40 मिनट का टाइम दिया मोदी जी ने उस टाइम पे। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कर रहे, नहीं, एज गुजरात CM भी उन्होंने नेताजी के लिए बहुत काम दिया, नाम दिया उन्होंने। तो उन्होंने उनसे चिट्ठी जो दी गई परिवार के बिहाफ पे कि आप कुछ करें इसके बारे में। तो मोदी जी के दिमाग में नेताजी का मुद्दा गुजरात के CM होते था। दूसरा एक कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ऑब्वियसली बनते ही उन्होंने फाइलें वाले चेक करवाई हैं, कॉमन सेंस की बात है। मेरा मानना ये है, पूरा मैं आपको ओवरऑल एक ब्रॉड असेसमेंट दे रहा हूँ कि मोदी जी ने फाइलें खोल के देखी होंगी, खुलवाई होंगी, देखी होंगी, जहाँ जहाँ अलग अलग फाइलें इंटेलिजेंस या जहाँ भी रखी हैं उनको असेसमेंट दिया गया होगा। हो सकता है या तो हमारे पास में 2 सिनेरियोज हैं, उनमें से एक सिनेरियो एप्लीकेबल है हमारे अभी आजकल का रियल में। पहला सिनेरियो ये है कि मोदी जी ने असेसमेंट किया होगा कि देखिए मैं इस मुद्दे को नहीं खोल सकता, जो चीज़ मोरारजी भाई नहीं खोल सके या अटल जी नहीं खोल सके, शायद मैं भी नहीं खोल सकता, कि इसके खोलने में शायद कुछ हम नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन मैं नेताजी का नाम जो है उनका मैं लूँगा। मेरे से आप उम्मीद करते हैं कि मैं 100 में से 100 काम करूं, 100 तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कम से कम 30-40 काम तो कर जाऊं। तो नेताजी के नाम पे उन्होंने और बड़े अच्छे काम वो कर रहे हैं कि कम से कम की कॉन्शियस क्लियर हो कि भाई मैंने मेरी इच्छा अब कि मैं ये काम तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम और जो मेरे से बन पाया उतना मैं काम कर दूंगा। दूसरा एक सोचने का तरीका एक और हो सकता है, वो मुझे किसी बड़े व्यक्ति ने बताया था जो भाजपा से जुड़ा हुआ है। उसने मुझसे बात करते करते एक बात बोली उसने मुझे, मैं आपको एज ए वर्बैटिम वो बात बता रहा हूँ। उसने कहा अनुज ये देखो ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा भाजपा के एजेंडे में पिछले 40-50 साल से है। श्याम प्रसाद मुखर्जी की डेथ हुई है तो अटल बिहारी वाजपेयी वहीं मौजूद थे, उनके सेक्रेटरी थे, कश्मीर तक उनके साथ गए थे। हमारा एजेंडा तब से ही कि हमने हटाना है, अटल जी नहीं हटा सके, मोदी जी भी हटाना चाहते थे, उनको भी 7 साल लग गए। तो ऐसा होता है कि आप हथौड़ा मारना चाहते हो, हथौड़ा तभी मारोगे जब लोहा गर्म होगा, और लोहा गर्म आप नहीं करते हैं, वो परिस्थितियां गर्म करती हैं, सर्कमस्टेंसेस गर्म करती हैं। तो आर्टिकल 370 हटाने का जो मोदी जी का विचार था वो था, लेकिन उनको 7 साल तक वेट करना पड़ा क्योंकि हालात ऐसे बन गए कि उनको लगा कि ये हटाने का बिल्कुल ठीक टाइम आ गया। तो उन्होंने मुझे ये बता के कहानी सुना के बोला कि नेताजी वाला मुद्दा हमारे पास में अभी आया है, तो थोड़ा ठंड रखो अभी। लेकिन मुझे ये 2 ब्रॉड सिनेरियोज में आपको जो पेंट कर रहा हूँ कि या तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो और छोटे मोटे काम कर देंगे, जो मतलब वो छोटे मोटे भी ऐसे होंगे जो पहले कोई नहीं कर सका। जैसे कि आपने बोला कि नेताजी की मूर्ति लगाना, आपने देखा दिल्ली में ये जो मूर्ति यहाँ लगाई है मूर्ति नहीं है,
ये इंडिया गेट जिसको आप बोलते हैं, ये कर्तव्य पथ, ये भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रोड है, बिल्कुल भारत की सबसे इंपॉर्टेंट जगह में, नेशनल वॉर मेमोरियल के सामने, और ये दिल्ली का सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है। तो इससे नेताजी को इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनकी लेगेसी को इससे बड़ी रिस्पेक्ट आज तक नहीं मिली। तो इस मामले में तो मोदी जी का हम बहुत जब अपने दिल से शुक्रगुजार है कि नेताजी का जो मूर्ति लगाया उन्होंने यहाँ पे, ये इससे बड़ा काम नेताजी की इज्जत के लिए किसी ने 50, 60, 70 साल में नहीं किया ही। हाँ, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इसलिए हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारा ये वाला भी काम कर दें। অ্যাকচুয়ালি জানেন তো, সুভাষ বোস চেয়েছিল অখণ্ড ভারত। এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পেয়েছি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, যেটা কিন্তু কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। এটা নেতাজি কখনোই চাইতেন না। চলুন অনুজদার মুখে শুনি কি কি ঘটেছিল সেই সময়। नेताजी की जो लड़ाई हुई है कांग्रेस के लीडरशिप, खासकर गांधी जी के साथ में, उसके 3-4 मोटे मोटे मतलब उनके व्यूज़ थे जो मैच नहीं करते थे। एक तो अहिंसा, कि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, और सुभाष बोस चाहते थे कि देश हित में हम लोग हिंसा को और खासकर अंग्रेजों के खिलाफ में करेंगे। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा को बिल्कुल मंजूर नहीं कर सकते थे। जापानियों को मारो ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को नहीं मारना, उनका ये मिकल से उनका वर्ल्ड व्यू था। दूसरा ये कि गांधी जी किसी तरह के हैवी इंडस्ट्री या बड़े इंडस्ट्री को लाने के फेवर में थे, मतलब वो नहीं थे। उनको एलोपैथी पसंद नहीं थी, उनको ये हवाई जहाज भी पसंद नहीं थे। यहाँ सब जगह गांधी जी का नाम आजकल लोग चेप देते हैं। और मैंने तो सुना था डिफेंस भी पसंद नहीं है, आर्मी भी पसंद। वो तो आर्मी को डिसबैंड करने की बात की थी उन्होंने, वो तो अलग कहानी की डिसबैंड। तो उसका तो एग्जांपल आपको मैं दूंगा कि कोई भी आपको एक गांधी भक्त आपको फौज में नहीं मिलेगा। कोई भी गांधी भक्त फौज में ज्वाइन नहीं करता और ना अपने बच्चे को भेजता है। लेकिन रक्षा मंत्री ये लोग बन जाते हैं गांधी भक्त जो है। ये इनका बड़ा अच्छा इनका हुआ है कि रक्षा मंत्री बनवा लो, रक्षा सचिव बनवा लो, लेकिन ये ये फौज में भर्ती नहीं होगी, क्योंकि ये शांति के पुजारी हैं। और इसीलिए गांधी भक्तों के बच्चे ना यूरोप अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि वहाँ शांति बहुत है उन देशों में, यहाँ शांति थोड़ी कम है, तो शांति वहीं मिलती है वहाँ लोगों को जाके। और तीसरा ये था कि ये पूर्ण स्वराज जो कॉन्सेप्ट है तिलक का या उनका, सुभाष बोस बिल्कुल उसके फेवर में थे। क्यों? और ये गांधी जी थे डोमिनियन स्टेटस के फेवर। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? जैसे कनाडा और न्यूजीलैंड डोमिनियन स्टेटस मिला था उनको, कि कनाडा जो है वो टेक्निकली एक फ्री कंट्री है, लेकिन वहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट अभी भी इंग्लैंड का राजा है और उनके झंडे में यूनियन जैक लगा हुआ है। तो गांधी जी वो चाहते थे। सुभाष बोस का जो व्यू था या हमारा बड़ा क्लियर है कि हम लोग कनाडा वाले अगर डोमिनियन बनते हैं तो उनको सूट करता है, क्योंकि आफ्टरऑल जो लोग कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, ये लोग अंग्रेजों के वंशज हैं, ये उन्हीं का खून है, तो उनके लिए ठीक होगा। लेकिन हम तो अंग्रेज का खून नहीं है, हम तो मेरे फोरफादर तो लंदन से नहीं आए ना, वो तो दिल्ली हिंदुस्तान के लोग हैं। तो ये इन तीनों बातों में बहुत लड़ाई हुई थी। और करते जब 15 अगस्त की बारी आती है तो 15 अगस्त में इन्होंने 3-4 काम की। कि पहली बात, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वो जो आर्मी की जो कमांड थी, साउथ एशिया कमांड, जिस कमांड ने जापानियों और सुभाष बोस को हराया था, उसके हेड थे, मुखिया थे। तो एक तो इन लोगों ने मिल करके, भारतीयों ने, पंडित जी ने और गांधी ने मिल करके पहला लास्ट वॉइसरॉय बनवाया। पहले इनको उन्होंने सपोर्ट किया और बाद में इसका उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद में पहला गवर्नर जनरल इसको बनाया, कि जिस आदमी ने सुभाष बोस को हरवाया मिलिटरली, आपने उसको बनाया। दूसरा ये कि माउंटबेटन ने ही डिसाइड किया है कि मैं भारत को कब आज़ादी दूंगा, तो उसने जानबूझ करके 15 अगस्त 1947 को दिया, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को 2 साल पहले जापान ने सरेंडर की घोषणा की थी। मतलब जो दिन नेताजी की और जापानियों की हार का दिन था, उसी को उन्होंने किया और ये लोग मान भी गए। और आज के दिन में आप भारत के अलग एयरपोर्टों में जाएंगे हर जगह पे, तो उन्होंने माउंटबेटन की फ़ोटो लगा रखी है हर जगह, भारत सरकार ने। और मैं IIT खड़गपुर में लेक्चर के लिए गया था, तो वहाँ पे एक पुराना, वहाँ पे क्योंकि मिलिट्री वो पहले प्रिजनर्स कैंप था वहाँ पे करके, वहाँ पे हमारे विप्लवी रेवोल्यूशंस को रखा जाता था। तो वो जिस प्रिजन कैंप में हमारे विप्लवीज, उनको रेवोल्यूशंस को रखा जाता था, वहाँ पे भी माउंटबेटन का फोटो लगा दिया लोगों ने। तो उन्होंने हद कर दी है, हर जगह एयरपोर्टों में लगा के माउंटबेटन की और एडविना की फ़ोटो लगाते फिरते हैं। ये भारत की बात कर रहा हूँ, देश की। उसके बाद में हमें 1947 में ट्रांसफ़र हुआ पावर, उसमें हमको डोमिनियन स्टेटस मिला है। अब कई लोगों का मानना ये है कि ये तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इंडिया वाज नॉट अ फ्री कंट्री, हम 100% डोमिनियन थे हम अंग्रेजों के। हमारा इंग्लैंड का राजा, मतलब अभी जो हमारे राजा इंग्लैंड के हैं, इनके दादाजी जो थे वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट थे 1949 तक, 50 तक। लोगों को पता नहीं है, भारत का हेड ऑफ स्टेट 50 के बाद बना है हमारा राष्ट्रपति। लेकिन 50 के बाद भी कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। वो गड़बड़ ये दिखाई दे रही है कि 1951 में, 52 में भारत का पहली हमारी जो एयरफोर्स है, उसका चीफ कौन था पहला भारतीय? सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी एयर चीफ मार्शल कब बने?
सन 55 में। तो 55 तक हमारा एयरफोर्स का चीफ कौन था? अंग्रेज। 1958 में हमारा पहला नेवी चीफ बना है, तो 1958 में हमारा नेवी का चीफ कौन था? अंग्रेज। तो आपकी आर्मी, नेवी, इवन आर्मी भी 49 तक अंग्रेज थे हमारे बैठे थे। तो अगर इंडिया आज़ाद हो गया 47 में, तो अंग्रेज कैसे आपका आर्मी चीफ बना हुआ है? और अगर 50 में आप इंडिपेंडेंट हो गए तो उसके बाद में अंग्रेज कैसे बैठे हुए? फिर एक और बड़ी डिस्टर्बिंग खबर जो मैंने निकाली, वो लंबी चौड़ी कहानी निकल के आ रही है कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जो है वो लंदन को रिपोर्ट करती थी 1968 तक, 1968 तक। हाँ, ये रिपोर्ट करते थे। उसके बाद भी किया होगा, लेकिन 68 तो डायरेक्ट उन्होंने कंफर्म करा। पूरा रिपोर्ट है? हाँ, रिपोर्ट कंफर्म हो गया। मैं आपको पूरा सुना सकता हूँ, पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। तो हुआ क्या है, कहानी क्या है? देखिए, कहानी क्या है कि बहुत से लोगों ने एलिगेशन लगाया, और कम से कम मुझे बंगाल का नहीं पता, लेकिन नॉर्थ इंडिया में या कम से कम दिल्ली शहर में एक ऐसे एलिगेशन लगते आए हैं कि 47 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, नंबर 1। और ट्रांसफर ऑफ पावर में कुछ सीक्रेट क्लॉजेस, जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, कि कोई सीक्रेट क्लॉज भी इसमें थी। और यहाँ नॉर्थ इंडिया में कम से कम लोग खुल करके बोलते हैं कि एक सीक्रेट क्लॉज ये थी कि सुभाष चंद्र बोस अगर देश में वापस आएंगे तो इनको हवाले हम अंग्रेजों के कर देंगे। अच्छा। ये एक एलिगेशन खुल्लम खुला लोगों ने लगाया, जो रिस्पेक्टेबल पेपरों में छपा है उस जमाने में। और ये नेताजी के बॉडीगार्ड थे उस्मान पटेल, उसने ये खोस्ता कमीशन में छाती ठोक करके बोला, रिकॉर्ड पर कि साहब उसका तो इनका तो आपस में पैक्ट था और गांधी सब इसमें इन्वॉल्व थे। इतनी जब गलत बातें बोली जाए और गांधी जी का नाम उसमें घसीटा जाए और लोगों के साथ में, तो सरकार को कुछ ना कुछ कमेंट देना चाहिए था। तो सरकार ने कभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब हुआ ये था कि 2015 में जब हमने नेताजी के जासूसी वाले कागज हमें हमारे हाथ लगे और वो हमने मीडिया तक पहुंचाया और फिर ये पूरा इशू गर्म हो गया, उसी टाइम पे लंदन में एक फाइल पब्लिक हुई जो मेरे हाथ लग गई, और उसके बाद वो भी मैंने पब्लिक में फ्लोट कर दी। तो अब निकल के आ रहा है कि ब्रिटेन की जो उनकी इंटेलिजेंस है उसने डिक्लासीफाई जो किया है मटेरियल, उसमें उन्होंने एडमिट कर लिया कि ट्रांसफर ऑफ पावर में सीक्रेट क्लॉजेस थी। तो अब ये मुद्दा कोई उसका नहीं रहा, मतलब कि कोई तो कौन सा साल बताया आपने? ये 2000, मतलब फाइल हमारे हाथ 15 में लगी, 2-4 साल पहले फाइल पब्लिक हुई होगी। तो ब्रिटिश MI5 जो इंटेलिजेंस है उसने अपनी क्लॉज पब्लिक कर दी है। तो उनकी जो क्लॉज थी, सीक्रेट क्लॉज जो ट्रांसफर ऑफ पावर के अंदर थी, MI5 ने बता दिया कि एक सीक्रेट क्लॉज हुई थी। उस सीक्रेट क्लॉज के अंतर्गत इन्होंने दिल्ली में एक ऑफिस खोला, सिक्योरिटी लिएजन ऑफिस। तो जो SLO जो सिक्योरिटी लिएजन ऑफिस जो था वो आईबी का सुपर बॉस हुआ करता था। तो आईबी के डायरेक्टर जाकर के आज़ाद भारत के उनको रिपोर्ट किया करते थे। और वहीं पे खबर निकल के आ रही है कि नेताजी की जो जासूसी, जो हम बात कर रहे हैं कांड की, कि नेताजी की फैमिली पे और नेताजी के बारे में जासूसी करो कलकत्ता में, और वो खबर निकाल करके ये लोग इंग्लैंड को सप्लाई करते थे इंडिपेंडेंस के बाद में। 1968 तक जो नेताजी की खबर है वो तो 47 तक 5 की निकल के आ रही है, वो एक रिपोर्ट है। लेकिन आगे भी हो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल रिपोर्टिंग जो है इनकी 1968 तक हुई है। लेकिन मैंने सूचना के आयोग के अंदर मैंने आईबी से ये पूछा इनके बारे में कि ये रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, आप बताइए आपने क्या रिपोर्टें दी हैं करके। तो उन्होंने ये बोला कि हम लोग सूचना के अधिकार में हम कवर ही नहीं होते हम लोग। तो आईबी ने मना कर दिया रिपोर्ट बताने से। लेकिन ये कवर, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, तो ट्रांसफर ऑफ पावर में सीक्रेट क्लॉजेस थी, ये बात अब साबित हो चुकी है। ऐसी और क्लॉजेस भी होंगी, अगर एक चोरी पकड़ेगी तो और 4 चोरी होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा, देखिए पूरी दुनिया में हमारा जो सत्य और अहिंसा का डंका बजाने वाले हम लोग हैं भारतीय, कि हम लोगों ने ठेका लिया दुनिया में अपने पेट में खाने को रोटी हो ना हो, लेकिन दुनिया में शांति हम लेकर आएंगे और अहिंसा हम फैलाएंगे। तो आप जो सत्य और अहिंसा के पुजारी हो, आपने क्यों नहीं बताया ये पार्लियामेंट में कि साहब हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अंग्रेजों के साथ में, हमने बंदे यहाँ बैठा रखे थे उनके, हम तो उनको रिपोर्ट क्या करते थे। ये बात मुझे अंग्रेज बता रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें ये ट्रांसफर ऑफ पावर में कुछ बहुत बड़ा झोल है, और ये 50 के बाद भी चलता रहा है। जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अंग्रेज कैसे आपके एयरफोर्स में आप बैठे हैं और आपकी आईबी की रिपोर्ट कर रही है। कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री अलाउ करेगा? सुबह शाम बैठ के गालियाँ देते होंगे जो कि हमको लूट के खा गए। अगर लूट के खा गए और गांधी जी ने बका दिया उनको अहिंसा से, तो आप रिपोर्ट क्यों कर रहे थे उनको 47 के बाद में? तो ये मुद्दा बहुत खतरनाक है। और जब प्रॉब्लम की जड़ जो आ रही है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं गुमनामी बाबा ने जो बातें बोली उससे मैच कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ये सारी बातें अगर बोल दी जाएं कि वही नेताजी थे, तो लोग पूछेंगे बाहर निकल के क्यों नहीं आए। तो ये बाहर निकल के बातें आएंगी सारी की सारी, तो उसमें बवाल मचेगा बहुत जबरदस्त। গুমনামি বাবার উপর যে রিসার্চ হচ্ছে, যেটা অনুসর করছেন চন্দ্রচূড় অনেকেই করছেন, এবং উনি যে নেতাজি, উনি বারবার করে ওনারা বলছেন, সেই নেতাজি যদি গুমনামি বাবা হন বা গুমনামি বাবাই যদি নেতাজি হন, কেন প্রকাশ্যে এলেন না? কি বলছেন অনুসর, চলুন শুনি। तो ये जो क्लेश पड़ा देश में, क्लेश मचेगा, जो मवाल मचेगा, उसको कौन संभालेगा? तो इतना आसान नहीं है।
अब मैं लोगों को एग्जांपल देता फिरता हूँ कि जब आप जो कहते हैं कि नेताजी थे तो बाहर क्यों नहीं आए, जो गुमनामी बाबा है वो बोलता था कि मेरा बाहर निकलना देश के हित में नहीं है, मैं निकलूंगा तो देश के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, लोग लड़ेंगे आपस में। आप मुझे बताइए अगर 1975 में नेताजी जीवित हैं, ठीक है, जीवित थे, अगर वो बाहर निकल के आते तो बंगाल में क्या होता? बंगाल में कौन राज कर रहा था सन 75 में? बंगाल में वो लोग राज कर रहे थे जो बोलते थे नेताजी को तोजोर कुकुर। तो आपको लगता है कि नेताजी बाहर निकलेंगे वो बड़े खुश होंगे? वो तो खुश नहीं होंगे, वो तो नाराज होंगे। जितने वो कांग्रेसी थे, वो बीसी रॉय एंड कंपनी, वो क्या बड़े खुश हो गए नेताजी को देख के? तो नेताजी के अगर देश में अगर उनके 10 सपोर्टर हैं तो 10 दुश्मन तो बैठे हुए, तो दुश्मनों में और दोस्तों में लड़ाई मचेगी ना पब्लिकली। सुभाष बोस अगर निकलेंगे बाहर 75 में तो वो कोई एमएलए का तो इलेक्शन लड़ने जाएगा नहीं। तो नेताजी का मजाक से मत रखा है, वो बाहर निकलेगा तो क्लेश मचेगा पूरे देश के अंदर, आधे लोग सपोर्ट में आधे एंटी में। गुमनामी बाबा की पूरी कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें मल्टीपल प्लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्स हैं उनके। और जो भी आपको पता है दुनिया में या हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना घटती है उसके पीछे मल्टीपल कारण होते हैं। तो ये कारण ये था कि वो निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाए क्योंकि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। उसमें ये कारण भी था कि देश के अंदर से, फॉर एग्जांपल जब मोरारजी भाई की गवर्नमेंट बनी है जनता पार्टी की, तो कलकत्ता से जो उनको लोग मिलने आया करते थे उसमें से एक सुनील दास नाम के एक बड़े जाने माने नेताजी के फ्रीडम फाइटर थे बहुत वो, और वो नेताजी के सपोर्टर भी थे और अच्छे जाने माने थे, मतलब कलकत्ता के सर्कल में उनको उठना बैठना था, तो वो भी उनको सीक्रेटली मिलने आया करते थे। तो उनसे सवाल पूछा, उनके नोट बने उस ज़माने में, उनके नोट बना करते थे कि क्यों नहीं ये सरकार, मोरारजी भाई की सरकार आपको बोलती है कि आप बाहर निकलें और अपना स्थान ग्रहण करें। तो उनका सीधा आंसर था कि अगर मैं बाहर निकला तो बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे, लोग खून खराबा हो जाएगा। आप मुझे ये बात बताइए ना कि आज 2023 में हम बैठ के इतने लंबे चौड़े इंटरव्यू कर रहे हैं, हम टीम में डिस्कशन कर रहे हैं नेताजी के बारे में, इतना लोग उसको मिलियंस के हिसाब से लोग उसको यूट्यूब में देख रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं जिनको जो नेताजी के निकलने के 60 साल बाद पैदा हुए हैं वो देख रहे हैं। जब आज के दिन में इतना इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, लोगों में इतना इंटरेस्ट हो सकता है, अगर वो जीवित होते बाहर निकल आते तो देश में इमोशन कितना निकलता लोगों का। और वहीं मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इमोशन की जहाँ तक बात है कि अगर नेताजी बाहर निकल करके आएंगे तो जो लोग उनको नेताजी को तोजोर कुकुर बोलते थे या जो गांधी के भक्त थे, क्या वो चुप बैठे रहते? गांधी के भक्तों ने दिल्ली में क्या किया था इंदिरा गांधी के मरने के बाद में कि बड़ा पेड़ हिलता, जमीन हिलती है, उन्होंने 5-6 हज़ार बंदों का उन्होंने कत्लेआम कर दिए यहाँ पे। तो नेताजी बाहर निकलेगा तो ये लोग चुप बैठे रहेंगे? শুনলেন তো, নেতাজি নিয়ে অনেক কিছু জানার আছে, আরো জানাবো, যত তথ্য পাবো তত তথ্যই আপনাদের সামনে প্রকাশ করব। আপনারা ওয়াচ করতে থাকুন, দেখতে থাকুন খোঁজ 24। আর আমাদেরকে একটু লাইক দিন, একটু সাবস্ক্রাইব করুন, এতে আপনাদের খুব একটা অসুবিধা হবে না, কিন্তু আমরা অনেক উৎসাহ পাবো যদি আপনারা শুধু লাইক আর সাবস্ক্রাইব করেন। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে নতুন কোনো অনুসন্ধান নিয়ে। নমস্কার।